वंदे मातरम। बंधुओं, आज का विषय है प्रश्न करने की कला। वैसे तो बात साधारण सी लगेगी कि प्रश्न करना कौन सा बड़ा कार्य है, लेकिन वास्तव में प्रश्न पूछना, सही प्रश्न पूछना, सही समय पर प्रश्न पूछना और सही व्यक्ति से प्रश्न पूछना एक कला है। और कला होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक उत्तर नहीं मिलेगा। महर्षि गौतम से काशी नरेश ने प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगी तो महर्षि गौतम ने कहा कि जीवन की निरंतरता प्रश्न पूछने में ही है। प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होगा, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। कई बार महर्षि गौतम आगे कहते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि प्रश्न सामने वाले को असहज कर देता है या अप्रिय हो सकता है, लेकिन उसका पूछा जाना आवश्यक है, इसलिए उस प्रश्न को पूछना चाहिए। भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो प्रश्न और उत्तर की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। हम बात करें अगर त्रेता युग से, तो भगवान लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से प्रश्न किया। जब माता सीता की अग्नि परीक्षा की बात हुई तो उस समय भगवान लक्ष्मण ने प्रश्न किया था, लेकिन हम चूंकि जो उत्तर भगवान राम ने दिया उस उत्तर को ध्यान में संज्ञान में नहीं रखते हैं और अपने हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं, यह अलग विषय है। द्वापर में अगर हम देखें तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया था। आगे चल के मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया था। तो प्रश्न पूछने और उत्तर देने की एक परंपरा सी रही है, और इन प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं की गुत्थियां सहजता से सुलझ जाती हैं। वास्तव में हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं गलत प्रश्न पूछने की वजह से या गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछने की वजह से होती हैं। क्या प्रश्न पूछना है, किस समय पूछना है, किससे पूछना है, ये अगर हम ध्यान में रखें तो संभवतः बहुत सारी समस्याएं आए ही ना। वैसे आज हम जीवन की समस्याओं की नहीं बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अभी जैसे ये जनवरी माह प्रारंभ हो गया है और बहुत सारे जो माता पिता हैं अब वो परेशान होंगे, खासकर उन बच्चों के जिनके बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है कि अब अगले साल बच्चा कहां जाएगा, कहां से इंजीनियरिंग करेगा और कहां से मेडिकल करेगा। समस्या ये है कि हमारी एक मानसिकता है फॉलो करने वाली, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। एक भेड़ कुएं में गिर गई तो बाकी सारी कुएं में चली जाएंगी। हम पहली चीज तो हम अपने आप से प्रश्न नहीं करते कि आखिर बच्चे की एबिलिटी क्या है। भाई बच्चा आपका है, आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। सच्चाई यह है कि हम हमेशा मन में हम बच्चे की एबिलिटी जानते हुए भी एक चमत्कार, मिरेकल के उम्मीद में, जैसे अगर हम कहें कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैं बताऊं, जैसे अगर आपने मान लीजिए बेचा हुआ है और रेट दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं किसी शेयर के, तो बार बार आप पैसे और लगाते रहते हैं एवरेज करने में कि अब नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो शाम तक नीचे नहीं आता है और होता क्या है, आपका भारी नुकसान हो जाता है। अब अगर हम अगले दिन उसका एक मूल्यांकन करते हैं तो पहले से ही पता है कि नीचे नहीं आएगा,
लेकिन एक आस, एक मिरेकल कि कहीं ईरान पे यूएस बम गिरा दे और शेयर मार्केट क्रैश हो जाए और शेयर नीचे आ जाए। इसी प्रकार के कुछ जो है हम भी गलतफहमियां पाल लेते हैं और बच्चे का जीवन खराब कर देते हैं। वास्तव में इंजीनियरिंग अभी अगर हम देखें तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत कम मिलेंगे, इंजीनियरिंग के ही अब केवल आपको ग्रेजुएट्स मिलेंगे। तो क्या केवल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की ही जरूरत है? एक बार की बात है 93-94 बैच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी उसमें संस्कृत और दर्शन शास्त्र विषय रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो एग्जाम को पास किए थे वो 50% से ज्यादा थी। और असेंबली में यह प्रश्न उठ गया कि क्या सिविल सर्विसेज में या लोक सेवा में केवल दर्शन शास्त्र और संस्कृत के विद्यार्थियों की आवश्यकता है? उत्तर था नहीं। अगले साल से उस पर नियंत्रण किया गया। हम भी एक्चुअली क्या है कि हम जब बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने जाते हैं उसी समय हम सही प्रश्न नहीं करते। हम आने जाने बस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और क्या क्या प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन आप कोई भी गार्जियन अपने आप से प्रश्न करे कि क्या विद्यालय में जाके आप ये प्रश्न करते हैं कि आपके वहां पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितने जूनियर फैकल्टीज है और कितने सीनियर फैकल्टीज है, आप किस ऑर्डर में चैप्टर्स कराएंगे, किस महीने तक कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे? कोई नहीं करता। कई विद्यालयों की हालत यह है कि उनके पास प्रॉपर शिक्षक नहीं है और कई महीने से ऐसे ही काम चल रहा है, हम प्रश्न करने नहीं जाते। नई शिक्षा नीति आ गई है, विद्यालयों की उस पर क्या तैयारी है ये हम प्रश्न करने कभी नहीं जाते। पीटीएम के नाम पे 2-4 शिकायतें इधर उधर की और बस हो गया। अभी अगर हम नई शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें जिन विषयों पे सरकार सबसे ज्यादा जोर देखे, एक ट्रेंड होता है, एक पैटर्न होता है, एक आवश्यकता होती है हर समय की। इंजीनियर्स की जरूरत वर्तमान में अगर हम बात करें तो कितनी है? वास्तव में हम पश्चिमी देशों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियर्स की जरूरत तब थी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी हुआ करती थी। वर्तमान में जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में, या हम अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो इस समय सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री है। और सर्विस इंडस्ट्री के लिए इंजीनियर्स की क्या जरूरत है? एक मैं आपको बताऊं कि पिछले 15 दिन में मेरे पास 1 दर्जन फोन आए हैं कि कोई अगर आपकी जानकारी में अकाउंट्स देखने वाला हो तो आप हमारे पास भेज दीजिए। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ सोसाइटीज में जरूरत है, लेकिन मैं बताऊं अभी तक एक अच्छा अकाउंटेंट हमें नहीं मिला। हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, अगर हम 2 किलोमीटर रेडियस की बात करें तो कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग रहते हैं। एक अच्छा गाड़ियों का वर्कशॉप नहीं है। अगर गाड़ी में कुछ अच्छा काम कराना है तो हमको यहां से 20-25 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हमें जरूरत इस समय आवश्यकता किस चीज की है, ये पहला प्रश्न है। हमको ये लगता है, देखिए, हम ये नहीं कहते कि किसी बच्चे का दिमाग ज्यादा है और किसी बच्चे का कम है। जो अभी आधुनिक रिसर्च अब तो काफी आगे बढ़ गया है, ब्रेन मैपिंग वगैरह जो होती है, अब इसीलिए हम आईक्यू की जगह पे ईक्यू की बात कर रहे हैं, इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब आईक्यू की बात करना हमने बंद कर दिया है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ईक्यू के माध्यम से हम आईक्यू को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बचपन से ही अगर जिसने ध्यान दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कितना ध्यान देते हैं बच्चों पे? 8th तक तो बच्चा कहीं भी चला जाता है परिवारों में पढ़ने, वहां एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ बच्चा 2 सवाल कर रहा है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बच्चा भी बैठा है, वो आनंद ले रहा है।
तो इस तरह से तो आप 8 तक पढ़ाए, 9-10 पे थोड़ा बहुत इधर उधर ट्यूशन करा देते हैं, 11-12 पे उसके सर पे सवार हो जाते हैं कि अब तुम IIT निकालो, जो कि भाई अब बच्चे का जो अगर आधार ही नहीं है तो करेगा कैसे आगे? जबरदस्ती आप इंजीनियर बना रहे हैं, जबरदस्ती आप डॉक्टर बना रहे हैं। अरे अगर वो BSc करके लाइफ साइंसेज में MSc करके GRF निकाल के अगर वो रिसर्च में जाए, बहुत डिमांड है। अगर हम बात करें रिसर्च में लाइफ साइंसेज में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, या इवन फार्मा इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज है। तो हमारी जानकारी एक्चुअली हमें ये गलतफहमी है कि हम बड़े शहर में रहते हैं या बड़े शहर के आसपास रहते हैं तो हम बड़े जागरूक हैं, हमको बहुत एक्सपोजर है, जबकि ऐसा है नहीं। ना तो हम जागरूक हैं ना कोई एक्सपोजर है, वही कुएं के मेढक बन के रह गए हैं और गलतफहमियां बस पाल लिए हैं अलग से, वो एडिशनल है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है, अब हम बड़े बड़े कोचिंग के नाम पे भागना शुरू कर देंगे। भाई देखिए, एक मेरा बड़ा भाई है और मैं 20-25-22 साल पहले उसने एक हमसे बात की थी और बड़ा ही अच्छा लगा। उसने कहा देखो, जो भी चाहे उसके लिए प्रयास करो, लेकिन एक आप जिसको कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन, स्व मूल्यांकन, अपना मूल्यांकन एक बार कर लेना कि कहीं ऐसा ना हो कि एंड ऑफ द डे तुम्हें यह पता चले कि फेरारी की रेस चल रही थी और तुम उसमें मारुति 800 लेके पार्टिसिपेट कर रहे थे। अर्थात आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आपने जो आपका पैटर्न रहा है पढ़ने का, जो एकेडमिक्स का, आप कितने डिवोटेड रहे हैं, कितने सीरियस रहे हैं, उससे निश्चित होगा कि आगे आपको किधर जाना है। भाई जाहिर सी बात है, फरारी के साथ अगर मारुति 800 फुल स्पीड में भी चले तो भी फरारी को पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मारुति 800 बेकार है। भाई अभी पास के बाजार मार्केट जाना हो तो आप फरारी लेके थोड़े जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सबका अपना महत्व है। भाई तलवार बड़ी होती है, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो कपड़ा भी सिल देगी, सब्जी भी काट देगी, नहीं। हर चीज के लिए अलग अलग चीजें निश्चित की गई हैं। उसी प्रकार भाई हम बच्चे से प्रश्न नहीं करते कि तुम करना क्या चाहते हो, हम बच्चे की एबिलिटी जानते हुए भी उससे प्रश्न नहीं करते कि भाई तुमसे ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बार अगर हम बात करें कोटा में, अगर इस साल तो लगभग 2.5 दर्जन के आसपास बच्चों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। क्यों कर लिया? कभी आपने अपने आप से प्रश्न किया है? नहीं किया है। अगर हम प्रश्न करना शुरू कर देंगे, हम अभी बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भागना शुरू करेंगे और वहां जाएंगे, वहां एक कोऑर्डिनेटर बैठी होगी जिसको इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ भी नहीं पता है, उसने कभी IIT का पेपर नहीं देखा है, इवन किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर नहीं देखा है, लेकिन वो आपको पूरा ज्ञान देगी कि आपके बच्चे को हम IIT कैसे पहुंचाएंगे। और आप उससे कोई प्रश्न नहीं करेंगे कि भाई आखिर क्या हमारे बच्चे की एबिलिटी ये है और इस बच्चे को कैसे पहुंचा दोगे। आपका बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे रोज ट्रेवल करके आता जाता है। वास्तविकता यह है कि 90% बच्चे अगर ये भाग दौड़ ना करें तो भी जिस कॉलेज में वो दाखिला लेते हैं उस कॉलेज में आराम से दाखिला मिल जाएगा। लेकिन चूंकि वही शेयर मार्केट वाली बात, आपको लगता है कि वो IIT चला जाएगा और ये गलतफहमी आपको भी पता है कि असंभव है, तो फिर क्यों उसकी भी जान सासत में डाले हुए हैं और अपनी भी। वो ना तो कहीं अच्छे कॉलेज में जा पा रहा है और ना ही उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ठीक से आ पा रही है, क्योंकि वो भाई जहां भीड़ है 200-250 बच्चों के बीच में, वो अगर उसकी एबिलिटी नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं हाथ लगना है। पहले तो हम बड़े बड़े नामों पे भागते हैं, हमको लगता है कि भाई बड़ा कोचिंग है और कोई शरबत रखा होगा पिला देगा। हम उससे प्रश्न नहीं करते कि भाई आखिर कैसे करा दोगे, हमारे बच्चे का ये पोटेंशियल है, तुम कैसे करा दोगे।
उसके बाद छूटते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये आईआईटी का पढ़ा हुआ है और इसके पास जाते हैं, ये एनआईटी का है। ये मतलब ये तर्क, ये लॉजिक मेरे समझ में आज तक नहीं आया कि भाई कई बार हम, जैसे केजरीवाल जी बीच में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। अरे आप पढ़े लिखे हैं ना, आईटी के पास आउट है, आईआरएस रहे हैं, क्या कर लिए। एक बार कुमार विश्वास ने बड़ी मजेदार बात कही थी, बात काफी पुरानी है, 15-18 साल पहले जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं वो जैसा उनके अनुसार कि वो मोतीलाल नेहरू जो इलाहाबाद में है, पहले वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, अब एनआईटी है, तो उसमें उन्होंने प्रथम वर्ष में उन्होंने एडमिशन लिया था और प्रथम वर्ष में ही छोड़ दिया था। तो उनका कहना था कि उन्होंने निश्चित किया कि एक बुरा इंजीनियर होने से अच्छा है कि एक अच्छा कवि होना। भाई उस समय तो उनका यह कहना था कि देश का बिगाड़ता हम और अभी वर्तमान में अपना ही बिगाड़ रहा हूं। ये अलग बात है कि उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि वो देश का भी बिगाड़ सके, लेकिन शायद मौका नहीं मिला और थोड़ा सा अंगूर खट्टे हैं वाली फीलिंग के साथ जो है वो किनारे हो गए, नहीं तो अभी तिहाड़ में मनीष सिसोदिया को कंपनी दे रहे होते। ये अलग बात है। लेकिन भाई केजरीवाल जी आईआईटी के पास आउट है, आईआरएस है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो सब कुछ कर लेंगे। भाई अभी घोटालों का देख रहे हैं, अभी कल परसों मैं सुन रहा था कि वो बार बार कह रहे थे कि एक पैसा नहीं पकड़ा गया और ये नहीं हुआ, वो नहीं। भाई इनका मोहल्ला क्लिनिक तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि उस पर उसकी जांच होनी चाहिए। कोरोना काल में 2 वर्ष मैंने भी अपना समय दिया, लेकिन कहीं न समाचार में न कहीं से भी कोई सूचना नहीं थी कि भाई इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में एक आदमी ऑक्सीजन के लिए पहुंचा? कितनी जांच मोहल्ला क्लिनिक में हुई? कहीं से कोई एक न्यूज कोई ला के दिखा दे। भाई न्यूज चैनल वाले खूब कवरेज दे रहे थे, भाई उनका तो उस समय लोग घरों में बैठे थे, कोई काम था नहीं, न्यूज ही देखनी थी, और वो भी सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज तो कोरोना की थी। तो पूरे किसी भी टीवी चैनल पे कोई भी क्लिप कोई ला के दिखा दे जिसमें ये हो कि इस मोहल्ला क्लिनिक में इतने लोगों का जांच हुआ या इतने लोगों को ऑक्सीजन बेड लगाए गए, फिर वो मोहल्ला क्लिनिक बने क्यों थे? अब जिस वजह से बने थे वो सामने आ रहा है। उस समय किसी ने प्रश्न नहीं किया कि मुख्यमंत्री जी ये मोहल्ला क्लिनिक बने हैं तो आखिर ये कर क्या रहे हैं? एक आदमी 2 आदमी के लिए बेड तो लग सकता था ना, लेकिन नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया। और हमको ये एक कहते हैं कि एक हेजिमनी, हम एक तरह से मानसिक रूप से हमेशा एक कहते हैं गुलामी के ट्रैप में आ जाते हैं। जब तक अंग्रेज थे, अंग्रेजों को हम सुपीरियर मानते थे। अब हमको लगता है कि भाई ये आया है, अरे हेमा मालिनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्यों है भाई? आप फिल्मों में अच्छा अभिनय कर सकती हैं इसलिए आप एक अच्छी जनप्रतिनिधि हो जाएंगी? हाउ, कैसे? अभी सचिन तेंदुलकर कहीं से अब इलेक्शन लड़ जाए तुरंत जीत जाएंगे? आपने ये कैसे निश्चित कर लिया कि भाई एक अच्छा क्रिकेटर एक अच्छा जनप्रतिनिधि हो जाएगा? ये हमारी जो कुधारणाएं हैं। एक हीरोइन जो मतलब सही कहूं कि शायद वो किसी टीएमटी सरिया का एडवर्टीजमेंट करती है, वो टीएमटी का मतलब छोड़िए, उसका फुल फॉर्म ना बता पाएगी। अब उससे प्रचार कराने का क्या कारण हो सकता है? यही ना कि भाई उसके भाई वो नोन है और वो कह रही है। अमिताभ बच्चन क्या वो भुजिया खाते हैं? मेरा दावा है वो एक मुट्ठी नहीं खाते होंगे, लेकिन बेच रहे हैं। हमने कभी प्रश्न किया है कि भाई कौन से एक्सपर्ट हो तुम भुजिया के? उसकी अच्छाइयां बुराइयां कैसे तुम निश्चित कर रहे हो? तो हमने कभी प्रश्न नहीं किया। बच्चे को ले जाके किसी कोचिंग में बिठा देते हैं, हम वहां
अब चूंकि उसका नाम इतना बड़ा है कि हिम्मत ही नहीं होती पूछने की कि जो पढ़ाएगा वो कौन है, उसका अनुभव कितना है। और अभी एक 3-4 महीने पहले एक कोचिंग में बच्चा उठ के टीचर को पीटने लगा। भाई, टीचर और बच्चे के आयु में अंतर होना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा ना हो कि चीजों को लेके विद्यार्थी और टीचर में संघर्ष होने लगे, आयु डिफरेंस कम होने की वजह से। अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी के पास जाते हैं, वो आईआईटी का है, आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया है और वो पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप बच्चे को भाई आईआईटी का है, तो अरे आईआईटी में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़े पढ़ाई जाती है। उसने 4 साल पहले पढ़ी थी, 4 साल से वो टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है। और टीचिंग ऐसा मजाक थोड़े है। टीचिंग इज अ आर्ट। जिसको पढ़ाने आता है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा लेगा, पढ़ के पढ़ा लेगा। लेकिन जिसको वो कला नहीं आती है वो महान ज्ञानी हो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग सिविल सर्विसेज दे रहे थे, उस समय एक माहेश्वरी जी थे। माहेश्वरी जी की किताबें हर कोई पढ़ता था, बिना उसके पढ़े मुक्ति नहीं थी, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट लिए थे। लेकिन माहेश्वरी जी कोचिंग खोले थे जीएस राय में, और उनके पास पढ़ने कोई नहीं जाता था। मुश्किल से 8-10 बच्चे मैनेज कर पाते थे, और उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों के पास 300-300 बच्चे पढ़ते थे। कहने का अर्थ यह है कि नॉलेज होना और उसको डिलीवर करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कहां से क्या करके आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शिक्षक कैसे हैं, महत्वपूर्ण यह है। आपका अनुभव कैसा है, आप विद्यार्थियों के साथ लाइजॉन कैसा फॉर्म करते हैं, एक जो कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। पढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आए और बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया या कंसेप्ट का एक लेक्चर दे दिया। भाई वो तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, कौन सा लेक्चर ऐसा है कि जो नहीं पढ़ा हुआ है। और कहीं एक्सपीरियंस्ड और आईआईटीज के पढ़े हुए लोग, कोटा में ज्यादातर टीचर्स के यूट्यूब वीडियोस पढ़े हुए हैं। तो अगर उससे काम चल जाता तो फिर कहीं जाने आने की जरूरत क्या थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जाते हैं तो भाई ये यहां से है वहां से है, हम प्रश्न नहीं करते कि भाई आप कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, आप हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई आप बच्चे को पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, इसके लिए आप क्या करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि सर बच्चा हमसे हमारी नहीं सुनता। अरे तो समाधान किसको ढूंढना है, आपको ढूंढना है। आप अपने आप से प्रश्न करिए कि आपका बच्चा आपकी क्यों नहीं सुनता है, तब आपको उत्तर मिलेगा। कि आप बच्चे को जो कहते हैं करने के लिए वो खुद नहीं करते। आप बच्चे को कहते हैं कि मोबाइल से दूर रहो, और आप मोबाइल से दूर नहीं रह पाते। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहुत सारे दोनों वर्किंग हैं। जहां वर्किंग नहीं है, पिताजी का अलग अपना एजेंडा है, माताजी का अलग एजेंडा है, आप बच्चे को ज्ञान देके और आप खुद वही काम करते हैं, तो बच्चा कैसे सुनेगा आपकी। आप अपनी कही हुई बात पे ही नहीं रह पा रहे हैं, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि बच्चा आपकी बात मान लेगा। तो आप अपने आप से प्रश्न करिए। हमसे शिकायत जो लोग करते हैं उनसे हम यही कहते हैं कि आप अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर आपका बच्चा है और आपकी ही नहीं सुन रहा है, और उसके बाद आप अपेक्षा करते हैं कि हमारी सुनेगा। हम लोग जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो उस समय एक बड़ा ट्रेंड में था कि कॉन्वेंट स्कूल, मिशनरीज के लोग अपने बच्चों को भेजते थे कि मिशनरीज वाले कुछ भी हो, डिसिप्लिन तो बच्चे में ला ही देते हैं। क्या मजाक है। बच्चा आपके पास 15 घंटा 16 घंटा रहता है, आप बच्चे को अनुशासित नहीं कर पाते, 5 घंटे में वो डिसिप्लिन ला देते हैं, अनुशासित कर देते हैं। कैसे माता पिता है आप। तो आप अपने आप से प्रश्न करिए कि 16 घंटे में आप जो काम नहीं कर पा रहे वो 5 घंटे में कैसे कर देंगे। एक भ्रम था, एक गलतफहमी थी, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया।
धीरे धीरे चीजें समझ में आई। आज वही इंजीनियरिंग कॉलेज, मतलब मैं बताऊं कि इंजीनियरिंग कॉलेज ब्यूटी पार्लर की तरह खुले हुए हैं। हर गली मोड़ नुक्कड़ चौराहे पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है। केवल हमारी मानसिकता को ध्यान में, क्योंकि हम प्रश्न ही नहीं करते, अपने आप से नहीं पूछते कि आखिर इतने इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत क्या है और इतने इंजीनियर्स की जरूरत क्या है। अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो कोर है सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल और ये केमिकल मैकेनिकल, ये सारा बंद कर दिया, सिविल बंद कर दिया। ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में चल रहा है और कुछ बहुत एक आध प्राइवेट कॉलेजेस है वो केवल कंप्यूटर साइंस को ही उसी को अलग अलग नाम दे के 3-4 पार्ट में बांट के वही पढ़ा रहे हैं। अरे इतने सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करेंगे क्या? आप बताइए, आपने कभी अपने आप से प्रश्न किया है कि इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कहां जरूरत है और क्या करेंगे? और वो सड़क पे आ जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सरकार दोषी है और ये दोषी है वो दोषी है। नई शिक्षा नीति में सरकार चीख चीख के कह रही है कि भाई और भी विषय है, मैथमेटिक्स पे जोर दिया जा रहा है। जोर तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे भी है, लेकिन वो बाकी सारी चीजों में एक है। ह्यूमैनिटीज की बात हो रही है नई शिक्षा नीति में, क्योंकि उनकी बहुत जरूरत है। बात हो रही है डेटा साइंस की, बात हो रही है फूड प्रोसेसिंग की। तो हर चीज में हम कंप्यूटर साइंस, तो आखिर करेंगे क्या भाई? दुनिया का सारा काम कंप्यूटर से ही होगा। आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, वो कंप्यूटर बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग एक विशियस साइकिल में जब फंस जाते हैं तो उसे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते, और इसका फायदा हमेशा दूसरे लोग उठाते हैं। अब ये प्रॉपर बिजनेस हो गया है, अब इंजीनियरिंग कॉलेज अब सब कंप्यूटर साइंस में जाएंगे, बाकी काम कौन करेगा? वास्तविकता यह है कि ये सर्विस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा जरूरत, अभी देखिए अकाउंटेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी बहुत सारे जब सर्विस इंडस्ट्री डेवलप होगी तो लिटिगेशंस, लॉ ग्रेजुएट्स की, और बहुत सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज खुली हैं और उसके लिए बहुत अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। हमारा पहला फोकस है कि बच्चे को इंजीनियरिंग कराना है। क्यों? उनका बच्चा कर रहा है, उनका अरे कर क्या रहा है? हर कोई आईआईटी तो जाएगा नहीं भाई। देखिए, आईआईटी कोई मजाक नहीं है कि आपने 10th तक जैसे तैसे पढ़ाया और 11th-12th में आके हम उसके सर पे सवार हो जाएंगे तो आईआईटी चला जाएगा। इसके लिए भाई जैसे भोजन की प्रिपरेशन होती है, सब्जी पहले तड़का दिया जाता है, फिर सब्जी डाली जाती है, जो भी है एक प्रोसेस है आधे घंटे का। सारा कुछ इकट्ठे कढ़ाई में डाल रहे हैं तो सब्जी खाने योग्य नहीं रह जाएगी। वैसे ही बच्चे का जो फ्यूचर है उसकी प्रिपरेशन होती है बचपन से ही। मैं आपको बताऊं कि जो अंडर 100 के अंदर रैंक पाने वाले आईआईटी के बच्चे होते हैं, ज्यादातर उसमें किसी भी कोचिंग के रेगुलर स्टूडेंट नहीं होते हैं। सारे कोचिंग वाले उसको मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं से रिजल्ट। वो सारे या तो करस्पॉन्डेंस के होते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होते हैं। क्योंकि मजेदार बात देखिए, मेंस जो होता है उसमें 4, 6, 8, 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल मार्क्स, पूरे के पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में, पूरे मैथ्स में पूरे मार्क्स पाते हैं। मेरा दावा है कि सबसे उत्तम जो शिक्षक हो उसको अगर बैठा के तीनों सब्जेक्ट का पेपर दे दिया जाए तो पूरे नंबर नहीं पाएगा। इवन हर सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट बैठा दिए जाए वो भी तीनों मिलकर नहीं पाएंगे। तो एक बच्चा जो फुल मार्क्स पा रहा है उसको कौन शिक्षक पढ़ा देगा? कोई नहीं पढ़ा सकता। वो बच्चा, उस बच्चे की एबिलिटी है, उस बच्चे का पोटेंशियल है। 19 को आप 20 कर सकते हैं,
11-12 को आप 20 नहीं कर सकते, तो फिर करना क्या चाहिए? हम जो ये प्रश्न करते हैं कि बच्चे को किस इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजें, उससे पहले यह प्रश्न करना चाहिए कि हमारा बच्चा कहां जाने की योग्यता रखता है, कहां जाना इस समय उचित है, किस इंडस्ट्री की डिमांड ज्यादा है, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। लेकिन ये हम प्रश्न ही नहीं करते, और जब प्रश्न नहीं करते तो फिर कुछ भी करते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत विचार यह है कि हम जीवन की समस्याओं के संबंध में तो है ही, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर भी प्रश्न करें, और प्रश्न करने से पहले यह निश्चित कर लें कि उचित समय पे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न किया जाए। ज्यादातर हम रिजल्ट निकलने के बाद आते हैं कि बच्चे का मार्क्स कैसे कम रह गया। हम कभी बीच में आके ये नहीं कहते कि बच्चा पढ़ कैसा रहा है, क्योंकि आपके पास समझ नहीं। बच्चा सवाल कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप एक मजदूर हायर कर लिए हैं और बस उससे आप ये अपेक्षा करते हैं कि अनुशासन भी वही ला दे, घर पे आके बता जाए, हमको कुछ ना करना पड़े, तो ऐसे भविष्य निर्माण नहीं होता। बीज पहले खुद को नष्ट करता है, तब उसमें से एक नए पौधे का जन्म होता है। अगर बीज अपने आप को सुरक्षित रखे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो पहले सड़ना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब भविष्य निर्माण होता है। आज का विषय यही था। हमने आज प्रश्न करने पे अपना विचार रखा, मूल्यांकन आप करें। धन्यवाद।